हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अल्सर पढ़ेंगे। अल्सर क्या है? एन अल्सर इज़ द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ कवरिंग एपिथेलियम। ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ कवरिंग एपिथेलियम आइदर स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू मॉलिक्यूलर डेथ। अल्सर एन अल्सर इज़ द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ कवरिंग एपिथेलियम आइदर स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू मॉलिक्यूलर डेथ। अब पार्ट ऑफ अल्सर देखते हैं। पार्ट ऑफ अल्सर फ्लोर, बेस, मार्जिन, एज है। जो हमें दिखता है, जो एक्सपोज्ड हुआ है, जो दिखता है वो फ्लोर है, वो फ्लोर है। मार्जिन और फ्लोर के बीच में, मार्जिन और फ्लोर के बीच में जो है वो एज है। और ये अल्सर है पूरा, और ये नॉर्मल एपिथेलियम है। ये नॉर्मल एपिथेलियम है, नॉर्मल एपिथेलियम ये है और ये अल्सर है। तो इन दोनों को जो जोड़ता है उसको मार्जिन बोलते हैं, वो मार्जिन है। और बेस हमें दिखता नहीं है, बेस हमें दिखता नहीं है, ये बेस है। तो फ्लोर आपका जो दिखता है, जो एक्सपोज हुआ है, वो फ्लोर है। फ्लोर और एज के बीच में, फ्लोर और मार्जिन के बीच में है वो एज है। और नॉर्मल एपिथेलियम एंड अल्सर को जो जोड़ता है वो मार्जिन है। और हमें बेस दिखता नहीं है, बेस हमें दिखता नहीं है। तो फ्लोर क्या है? पार्ट ऑफ अल्सर विच इज एक्सपोज्ड या सीन। जो दिखता है हमें या सीन होता है वो क्या है? फ्लोर है। मार्जिन जंक्शन बिटवीन नॉर्मल एपिथेलियम एंड अल्सर। जंक्शन है नॉर्मल एपिथेलियम और जंक्शन के बीच में। इट में बी रेगुलर या इरेगुलर, राउंडेड और ओवल शेप। ये रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, राउंडेड और ओवल शेप हो सकता है। एज बिटवीन द फ्लोर ऑफ अल्सर एंड द मार्जिन। ये फ्लोर ऑफ अल्सर और मार्जिन के बीच में जो है वो एज है। हम देखते हैं टाइप ऑफ एज एंड मार्जिन के बेस पर, एज एंड मार्जिन के बेस पर ये कितने टाइप के होते हैं। एज और मार्जिन के बेस पे पंच्ड आउट होते हैं। पंच्ड आउट ऐसा मतलब लगता है कि वहाँ की चमड़ी खींच गई है। ऐसे ट्रॉफिक अल्सर में देखने को मिलता है, ट्रॉफिक अल्सर या डायबिटिक अल्सर में। अंडरमाइंड में लगता है कि अंदर की तरफ धंस गया है, अंदर की तरफ धंस गया है। ऐसे ट्यूबरकुलस अल्सर में देखने को मिलता है, जिसमें से येलो डिस्चार्ज होता है, पेल स्कैंटी ग्रेन्युलेशन टिश्यू होते हैं उसमें। ट्यूबरकुलर में येलो डिस्चार्ज होता है और पेल स्कैंटी ग्रेन्युलेशन टिश्यू होते हैं। इवर्टेड में जो मार्जिन है वो इवर्टेड मिलता है, जो मार्जिन है वो इवर्टेड मिलता है। और ऐसा हमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में मिलता है। रोल्ड में जो मार्जिन है वो रोल्ड हो जाता है, जो मार्जिन है वो रोल्ड हो जाता है, जो मार्जिन है वो रोल्ड हो जाता है। और ऐसा हमें बेसल सेल कार्सिनोमा में रोल्ड एजेज मिलते हैं। स्लॉपिंग एज, ये ऐसा लग रहा है ना ढलान जैसे, स्लॉपिंग जैसे। स्लॉपिंग एज हीलिंग अल्सर में मिलते हैं। हीलिंग अल्सर में सीरस डिस्चार्ज होता है और ये पेनफुल होता है। रेड ग्रेन्युलेशन टिश्यू इसमें रहते हैं और ये रेड रेड दिखता है। आपको ये अंदर की तरफ धंसा हुआ दिख रहा है, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ दिख रहा है, तो ये अंडरमाइंड एज है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे खाल वहाँ की उधड़ गई हो, यानी चमड़ी वहाँ की उधड़ गई है। ये पंच्ड आउट है और ये ट्रॉफिक अल्सर में मिलता है। अंडरमाइंड ट्यूबरकुलर अल्सर में मिलता है। एलिवेटेड एज या इवर्टेड एज, जो इसके एजेज हैं वो आपको इवर्टेड दिख रहे हैं, जो एजेज हैं वो इवर्टेड दिख रहे हैं। और ऐसा आपको बेसल सेल कार्सिनोमा में मिलता है। और इसमें ऐसा लग रहा है ना रोल की तरह दिख रहा है, मतलब जो मार्जिन है वो रोल्ड आउट हो गया है, ये रोल्ड आउट हो गया है। और ऐसा आपको बेसल सेल कार्सिनोमा में मिल रहा है। और इवर्टेड एज में क्या मिल रहा है आपको?
इवर्टेड एज में जो एजेज हैं वो लग रहा है इवर्टेड हो गए हैं। ये पूरा ये इवर्टेड एज है और ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मिलता है। स्लॉपिंग एज में इस स्लॉपिंग एज है, इसमें एकदम ढलान के जैसे दिख रहा है। स्लॉपिंग एज में ढलान के जैसे दिख रहा है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन पैथोलॉजिक बेसिस पे, ड्यूरेशन के बेस पे एंड क्लिनिकल फीचर के बेस पे। तो पैथोलॉजिकल बेस पे ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं। नॉन स्पेसिफिक कौन होते हैं? ट्रॉमेटिक अल्सर ये लेग अल्सर में कॉमन होते हैं। ट्रॉमेटिक अल्सर लेग अल्सर में कॉमन होते हैं। वीनस अल्सर, वेरिकोज अल्सर भी इसे बोलते हैं। वीनस अल्सर को वेरिकोज अल्सर भी बोलते हैं। आर्ट्रियल अल्सर में बर्गर डिजीज वगैरह आते हैं। एथेरियोस्क्लेरोसिस भी आता है। न्यूरोजेनिक या ट्रॉफिक अल्सर, इसमें लेप्रोसी की वजह से हो सकता है। लेप्रोसी की वजह से या डायबिटिक की वजह से भी हो सकता है। ट्रॉपिकल अल्सर पंच आउट में मिल रहा था। डायबिटिक फूट होता है, उसमें अल्सर हो सकता है। ब्लड डिस्क्रेसिया यानी कि ब्लड में जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है वैसे हो गया। ये आपका नॉन स्पेसिफिक था। नॉन स्पेसिफिक में ट्रॉमेटिक, वीनस, आर्ट्रियल, न्यूरोजेनिक, ट्रॉपिकल, डायबिटिक अल्सर फूट एंड ब्लड डिस्क्रेसिया था। स्पेसिफिक अल्सर में ट्यूबरकुलर अल्सर होता है, सिफिलिटिक अल्सर, एक्टिनोमाइकोटिक अल्सर होता है और तीसरा आपका मैलिग्नेंट अल्सर होता है। ये आपका पैथोलॉजिकल बेस पे था। ड्यूरेशन के बेस, अगर ये 2 हफ्ते से कम है, 2 हफ्ते के अंदर है तो उसको एक्यूट बोलते हैं। 2 हफ्ते के अंदर अगर ये अल्सर लेके आया है पेशेंट तो उसको एक्यूट अल्सर है। या 2 हफ्ते से ज़्यादा हो सकता है, तो 2 हफ्ते से ज़्यादा होगा तो क्रॉनिक अल्सर होगा। अब हम क्लिनिकल देखते हैं। क्लिनिकल बेस पे 3 तरह के होते हैं, हीलिंग, नॉन हीलिंग, स्प्रेडिंग। हीलिंग अल्सर में क्या होता है? सीरस डिस्चार्ज होता है। रेड ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं और रेड दिखता है। पेनफुल होता है, उसमें पेन होते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर, स्प्रेडिंग अल्सर में नेक्रोटिक टिश्यू मिलते हैं और उसमें पिरुलेंट डिस्चार्ज होता है। क्लिनिकल बेस पे 3 तरह के हैं, हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर, स्प्रेडिंग अल्सर। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन देख लेते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन और पाल्पेशन करते हैं। इंस्पेक्शन क्या करते हैं? लोकेशन का, साइज का कि कितना बड़ा है, शेप कैसा है, फ्लोर और एज कैसे हैं। इससे ये डिसाइड होता है किस टाइप का है और कौन से टाइप का अल्सर है। वहाँ डिस्चार्ज कैसा हो रहा है, सराउंडिंग एरिया कैसे है, इससे हमें पता पड़ता है कि वो किस टाइप का अल्सर है। पाल्पेशन, उसमें टेंडरनेस तो नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है, ब्लीडिंग अगर जो टच करने पे ब्लीडिंग हो तो नहीं हो रहा है। रीजनल लिम्फ नोड में कैसे हैं, उसमें स्वेलिंग, टेंडरनेस आए तो नहीं है। सेंसेशन उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पल्सेशन। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन भी करते हैं। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में CNS वगैरह देखते हैं और CNS का फंक्शन वगैरह। ब्लड डिस्क्रेसिया देखते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह हो गया, ब्लड डिस्क्रेसिया। इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है? कंप्लीट ब्लड पिक्चर यानी हीमोग्लोबिन परसेंटेज, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट एंड ESR, ये सब देखते हैं। कंप्लीट ब्लड पिक्चर उसका कराते हैं। फिर यूरिन एंड ब्लड एग्जामिनेशन कराते हैं रूल आउट करने के लिए डायबिटीज़ को। सबसे पहले CBC कराते हैं, देन यूरिन और ब्लड एग्जामिनेशन कराते हैं रूल आउट करने के लिए डायबिटीज़ को। फिर चेस्ट एक्सरे कराते हैं TB रूल आउट करने के लिए।
टीबी रूल आउट करने के लिए चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू कराते हैं, पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू कराते हैं चेस्ट एक्सरे में। फिर पस का कल्चर कराते हैं कि वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ तो नहीं हुआ है ना, पस का कल्चर कराते हैं कि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ तो नहीं हुआ ना, उसी प्रकार का हम ट्रीटमेंट दे सकें। फिर लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी कराते हैं। लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी आर्ट्रियल वीनस अल्सर के लिए कराते हैं, आर्ट्रियल वीनस अल्सर के लिए कराते हैं लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी। एक्सरे ऑफ द पार्ट, उस पार्ट का एक्सरे कराते हैं, कहीं वहाँ की बोन में स्वेलिंग तो नहीं आ गई है, इन्फ्लामेशन तो नहीं आ गई है, टू सी ऑस्टियोमाइलिटिस। एक्सरे ऑफ द पार्ट कराते हैं वहाँ के बोन का कि वहाँ पे स्वेलिंग इन्फ्लामेशन तो नहीं आ गया ना। फिर बायोप्सी कराते हैं नॉन हीलिंग के कंडीशन में या मैलिग्नेंट अल्सर पता करने के लिए। अब ट्रीटमेंट दो तरह का होता है, एक कंजर्वेटिव होता है, दूसरा सर्जिकल। कंजर्वेटिव में सबसे पहले ड्रेसिंग करते हैं, फिर जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करते हैं, जैसे बैक्टीरियल हुआ है या फंगल हुआ है या सिफिलिस हुआ है या ट्यूबरकुलर हुआ है, उसको ट्रीट करते हैं। फिर वहाँ जो ट्रेस एलिमेंट है उनको ट्रेस करते हैं, जो एलिमेंट्स वगैरह हैं। फिर टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वहाँ पे देखते हैं। फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं। वहाँ कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज भी देते रहते हैं। इसका भी ध्यान रखते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ना बढ़े, तो कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज देते हैं। हाइपरेविक ऑक्सीजन थेरेपी भी देते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे हाइपरेविक ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। सर्जिकल में सर्जिकल डेब्रीमेंट करते हैं, सर्जिकल डेब्रीमेंट। सल्फेक्टोमी, वहाँ पे जो स्किन सल्फ हो रही है वहाँ का, उसके लिए सल्फेक्टोमी करते हैं। वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है तो स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, फ्लैप्स करते हैं। लिम्ब एम्पुटेशन भी करना पड़ता है, अगर जो डायबिटिक फूड के केस में लिम्ब एम्पुटेशन करते हैं, यानी पैर को काट के निकाल देते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? लिम्ब एम्पुटेशन हो सकता है, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, बोन में इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकता है, मैलिग्नेंट में चेंज हो सकता है मैलिग्नेंट हो जाए, सेप्टिसीमिया हो सकता है, सेप्टिसीमिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, सेप्टिक एम्बोलाई हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और आपका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू दोस्तों।